नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर #इंग्लिश में। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरओ रिव्यू ऑफिसर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर था 2020 को, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व कुछ ऐसे कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर तो हम लोग देख ही रहे हैं, और उससे साथ साथ जो उससे रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं, जो कीज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में कभी आ जाए तो हमें भटकना ना पड़े। चीज़ें क्लियर रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लैरिटी ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और आपको वीडियो को पता है कैसे देखना है। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगे, उसे नोट कर लीजिए और आगे देखते रहिए आप वीडियो को। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। कमेंट और लाइक तो ज़रूर किया करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते, तो ये मेरी कहते नहीं हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें ज़रूर, लेकिन उसके साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व कराया जा रहा है। और ये जो सीरीज़ है चलती रहेगी, आपको परेशान मत होइएगा, हम पेपर सारे सॉल्व करा देंगे संभवतः। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। 162 का क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के अनुसार हमें जो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है उसी के अनुसार हमें ये ऑप्शन देखने हैं और फिर हमें आंसर सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि द कोल्ड वेदर हैज़ रियली डैश हर हेल्थ। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि द कोल्ड वेदर, सबसे पहले हमें सेंटेंस की पार्सिंग करनी है। द कोल्ड वेदर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रियली एडवर्ब हो गई, हर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, हेल्थ हमारा नाउन हो गया, उसकी हेल्थ। अब देखो हैज़ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब बन रही होती हैं, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी और थर्ड फॉर्म आएगी। अब हमें पता है हमारे पास थर्ड फॉर्म की वर्ब सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ब दे रखी हैं, एक तो इफेक्टेड दे रखा है, दूसरा अफेक्टेड दे रखा है। COD तो ख़त्म हो गई क्योंकि वो तो B1 फॉर्म है और ये हमारी बेस फॉर्म में है, तो ये तो दोनों ख़त्म हो गई। हमारे पास बचा इफेक्टेड और अफेक्टेड। अब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इफेक्ट और अफेक्ट में? तो इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इफेक्ट ई वाला इफेक्ट जो होता है बेसिकली नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। लेकिन अगर ये कभी वर्ब बना, अगर ये कभी वर्ब बना, और बनता है, बिल्कुल बनता है, अगर ये कभी वर्ब बना तो इसका मतलब हो जाता है टू ब्रिंग द चेंज इन समथिंग, कहीं किसी चीज़ में परिवर्तन लाना। उस चीज़ के लिए हम इफ़ेक्ट लगाएंगे ई वाला, तब वर्ब के केस में लगा देंगे। अदरवाइज़ सिंपली अगर कहीं ज़्यादातर यूज होता है तो इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव होता है और ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अफेक्ट AFFECT ये वर्ब होती है, ये हमेशा वर्ब रहेगी। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, कोई प्रभाव उत्पन्न करना, उसे बोलते हैं अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा आंसर देने वाले हैं, ऑफ अफेक्टेड देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो उसकी हेल्थ थी वो प्रभावित हुई थी। किससे प्रभावित हुई थी? द कोल्ड वेदर से। तो ऑप्शन नंबर बी बॉल इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो बी आंसर होगा आपका सही 162 का बी। मूविंग ऑन नेक्स्ट 163, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब और इडियम। आपको प्रोवर्ब और इडियम दे रखी है, इसका मीनिंग आपको पता करना है। जंप ऑन दी बैंड वैगन, सबसे पहले आपको समझना है जंप ऑन दी बैंड वैगन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी लीप ऑन दी बैंड वैगन आ जाता है। लीप ऑन दी बैंड वैगन, लीप LEAP, लीप वाला। तो लीप का भी मतलब होता है छलांग लगाना, जंप का भी मतलब होता है छलांग लगाना। तो लीप ऑन दी बैंड वैगन बोलते हैं या फिर जंप ऑन दी बैंड वैगन बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है याद कैसे रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि बैंड वैगन का मतलब होता है वो व्हीकल जो बैंड को कैरी करती है, ले जाती है। आपने देखा होगा शादियों बारातों में, प्रोसेशन में, कहीं भी परेड में जो बैंड बाजा वाली व्हीकल होती है उस पर बैंड बाजा रखा होता है, वो उस चीज़ को बोलते हैं बैंड वैगन अपनी लैंग्वेज में। अब जनरली जब प्रोसेशन होता है, कोई परेड चलती है, तो जहाँ पर बैंड बाजा होते हैं वहाँ पर लोग पीछे चलते हैं, उसके कूद जाते हैं, उसी में डांस करते हैं और पीछे चलते हैं। तो वही सेम मीनिंग है कि जंप ऑन दी बैंड वैगन, मतलब कि उस समय जो चीज़ जुलूस चल रहा था उसी में कूद जाना, यानी कि पॉपुलर ट्रेंड में कूद जाना, यानी कि पॉपुलर ट्रेंड ज्वाइन कर लेना, यही तो होगा मतलब। अब याद रहेगा आपको, याद कर लीजिए, इसे रिलेट कर लीजिए कहीं ना कहीं से और इसे याद रखिए आप। टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। जंप ऑन दी बैंड वैगन। अब देखो लीप ऑन दी बैंड वैगन आ जाए तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ और होगा, ऐसा नहीं, वही है ये, जंप ऑन दी बैंड वैगन या फिर लीप ऑन दी बैंड वैगन टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सो मूविंग ऑन नेक्स्ट 164 में कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, यानी इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो होगा वो सही से स्पेल्ड किया गया होगा और उसी ऑप्शन को आपको फाइंड करना है और अपने आंसर मार्क करना है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग एरर भी आपको चेक करना है यहाँ पर। और कैसे स्पेलिंग एरर चेक होगी, सही होगी तो आप स्पेलिंग एरर सब तभी सही कर पाएंगे जब आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे और उसे लिख कर सही किया करिए। आप रफ पेज पे लिखा करिए, एक बार नहीं 10 बार लिखो एक वर्ड को, जो आपको टफ लग रहा है उसी वर्ड को लिखते रहो 2 4 10 बार लिखो, वो याद हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख के स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी। आपने आंसर तो हमने मार्क कर दिया है, बी बॉल, आप सभी को पता चल गया होगा। अब इसका सही से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सैक्रिलेजस। सैक्रिलेजस इसका मतलब क्या होता है? सैक्रिलेजस सबसे पहले ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो ये एडजेक्टिव है सैक्रिलेजस। सैक्रिलेजस की स्पेलिंग होने वाली है SACRILEGIOUS, ये हो जाएगा सैक्रिलेजस। अब आपको पता है सैक्रिलेजस का मतलब क्या है? सैक्रिलेजस का मतलब होता है किसी पवित्र वस्तु को अपवित्र करना। जी हाँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी पवित्र वस्तु को अपवित्र करना उसे बोलते हैं सैक्रिलेजस। अब इसका सिनोनिम जैसे हो जाएगा ब्लास्फेमस, आपने वर्ड सुना होगा, ब्लास्फेमस हो जाए। इम्पायस, यानी पायस मीन्स होता है पवित्र और इम्पायस मीन्स अपवित्र करना। प्रोफेन करना, अपवित्र करना। इर्रेवरेंट करना, यानी रेवरेंट होता है श्रद्धालु पूजनीय, इर्रेवरेंट जैसे आप अपूजनीय हो, मतलब जो अपवित्र हो उस टाइप से। ऐसे ही कॉन्सिक्रेट करना, कॉन्सिक्रेट मतलब किसी वस्तु को पवित्र बनाना। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है किसी वस्तु को पवित्र बनाना। कॉन्सिक्रेट की स्पेलिंग हो जाती है CONSECRATE, कॉन्सिक्रेट। तो अनकॉन्सिक्रेट बोल देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपवित्र करना। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है पवित्र करना, उसके पहले UN लगा देंगे अनकॉन्सिक्रेट, तो उसका मतलब हो जाएगा अपवित्र करना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है बी बॉल। मूविंग ऑन नेक्स्ट 165। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैज़ एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अब हमें देखना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। बिल्कुल बेहद आसान है। इसमें सेंटेंस दे रखा है यू कैन ड्रिंक, यू सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंक मेन वर्ब। ड्रिंक व्हाट? यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क आप ड्रिंक कर सकते हो। कब कब ड्रिंक कर सकते हो ये बताया गया। इधर या तो हॉटे इन द, अब देखो इधर ऑटे इसे बोलते ऑटे, ऑटे इन द विंटर। अब सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे, ये फ्रेंच वर्ड है HAUTE, जो वर्ड दे रखा है थर्ड ऑप्शन में HAUTE, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रेंड, फैशन, पॉपुलर। कोई चीज़ मतलब फैशनेबल हो उसे बोलते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं ऑटे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि चॉकलेट मिल्क को आप या तो पी सकते हो गर्म ठंडियों में या फिर ठंडा इन गर्मियों में, ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर आपको होना चाहिए एक सिंपल वर्ड, यहाँ पर एडजेक्टिव लगेगा, बेसिकली एडजेक्टिव ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉट आएगा ना कि ऑटे आएगा। हॉट HOT और हॉट आएगा। बिल्कुल सिंपल एरर है ये, तो बहुत ही सभी लोगों ने कर लिया होगा। यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, आप चॉकलेट मिल्क पी सकते हो ईदर या तो हॉट इन द विंटर मतलब गर्मी में, सॉरी ठंडियों में गर्म, या फिर कोल्ड इन द समर। बिल्कुल सही है। तो कोल्ड भी एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हॉट भी एडजेक्टिव रहेगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। तो हॉट इन द विंटर या फिर कोल्ड इन द समर, ये ऑप्शन होने वाला है आपका। तो थर्ड पार्ट में एरर थी आपका, जो एरर लाई करेगी वो थर्ड फॉर्म में करेगी। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो थर्ड पार्ट होने वाला है। क्या आंसर है, क्यों आंसर है, ये सब आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं 166 में। फिल इन द ब्लैंक यूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ऑप्शन वे में देखना सबसे पहले, ये हम सेंटेंस कई बार बता चुका हूँ, सेंटेंस नहीं, इस सेंटेंस से रिलेटेड जो वर्ड आए हैं, ये इन वर्ड्स को हमने कई बार डिस्कस किया है। इससे पहले हम लोगों ने स्टेनो का पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी हमें कई बार सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए हैं। और इसके पहले जो ये वीडियो है, इससे पहले वाले पार्ट के वीडियो में, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दे से दैट, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अ न्यू बेबी इज़ बोर्न, अ न्यू बेबी इज़ बोर्न होगा एवरी 5 मिनट, हर कोई लगा दिया होगा इस आंसर को। अब हमें देखना है यहाँ पर आंसर डिफरेंस क्या है हमें। BORN बॉन्ड मतलब क्या होता है, BORNE बॉन्ड का मतलब क्या होता है, BORE का मतलब क्या होता है, और BOURN का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बियर की फॉर्म, BEAR, बियर, ध्यान दीजिएगा। बियर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, बेबी चाइल्ड जो भी, और एक मतलब होता है सहना। अब बियर, बोर, ये दो फॉर्म तो सेम हो जाएंगे, बियर भी फर्स्ट फॉर्म, बोर भी सेकंड फॉर्म, दोनों के लिए बर्दाश्त करने के लिए और
प्रोड्यूस करने के लिए भी। लेकिन जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है BORN बोर्न और BORNE, इनमें अंतर है। BORN बोर्न जनरली होता है टू प्रोड्यूस यानी पैदा करने के लिए, और जो हमारा BORNE होता है इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, टू पुट अप विथ। बियर बोर बोर्न, BORNE बोर्न, टू पुट अप विथ। अभी ये कल PCS के पेपर में आ गया, मैं पेपर देख रहा था, PCS के पेपर में आया था टू पुट अप विथ, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं बोलता रहता हूँ ये सब वर्ड। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, तो उसमें आ गया, मैंने देखा था। तो CSAT के पेपर में पुट अप विथ उसमें भी आया था। तो ये वो आपकी जो इंग्लिश है हर जगह काम आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो आप ये मत सोचिए कि ये RO का पेपर है तो सिर्फ RO में काम आएगी, ये स्टेनो का पेपर है तो सिर्फ स्टेनो का काम आएगी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश है, हर जगह काम आती है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो ए होगा, ए बोर्न। ठीक है, दे से दैट अ न्यू बेबी इज़ बोर्न। हमने कई बार बोला है कि BORN बोर्न जो थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जनरली ये पैसिव वॉइस में ही यूज की जाती है। दे से दैट अ न्यू बेबी इज़ बोर्न एवरी 5 मिनट्स। मैंने जनरली बोला है, हमेशा नहीं, हमेशा तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जनरली मैंने बोला ना, ये पैसिव वॉइस में ही यूज किया जाता है। आई वॉज बोर्न, यू आर बोर्न, इस टाइप से। तो बोर्न हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है उसको आप पता होना चाहिए। डी का मतलब क्या है, बोर्न, BOURN बोर्न, सेम है, इनकी जो साउंड है वो सेम है। तो BOURN बोर्न का मतलब होता है लिमिट, डेस्टिनेशन, गोल, आपका दायरा, उस टाइप से बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 167। 167 में कह रहा है कि चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब करेक्ट सिनोनिम हमें देखना है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है, नाउन है, इसका मतलब होता है सुविधाजनक। एक्सपीडियंसी का मतलब होता है सुविधाजनक, सुइटेबिलिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम। कन्वीनियंस सिनोनिम हो जाएगा, यूजफुलनेस सिनोनिम हो जाएगा, इफेक्टिवनेस सिनोनिम हो जाएगा, जुडिशियसनेस सिनोनिम हो जाएगा, प्रूडेंस सिनोनिम हो जाएगा। ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे और हमें सिनोनिम ही फाइंड करना है। तो कन्वीनियंस यहाँ पर सिनोनिम दे रखा है, इसका बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा महंगा होता जानते हो। डिसएडवांटेज, ये एंटोनिम हो जाएगा, एक्सपीडियंसी का एंटोनिम डिसएडवांटेज हो जाएगा। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, परोपकारिता, वो इंसान जो दूसरों की ज़्यादा भलाई करता है उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म, परोपकारिता। बाउंटी बोल सकते हैं उसे, फिलैंथ्रोपी बोल सकते हैं, बेनेवोलेंस बोल सकते हैं, सेल्फ डिनायल बोल सकते हैं। सेल्फ डिनायल याद रखना, वर्ड को पूछा गया है सीजन मेंस में। ऑल्ट्रुइज्म का सिनोनिम पूछा गया था, सेल्फ डिनायल ही वहाँ पर था। जेनरोसिटी हो जाएगा, मैग्नानिमिटी हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हम लोग इसके बाद हो सकता है सीजन मेंस के एक आध पेपर हम लोग सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं 168 में। चूज कह रहा है कि चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो आपको वर्ड दे रखा है ऐसे एंटोनिम हमें पता करना है। इसका मतलब क्या होता है, डिम्योर। डिम्योर का मतलब ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिम्योर का मतलब क्या होता है, बहुत ही शांत और गंभीर इंसान, बहुत ही शांत और गंभीर, जैसे कोई शर्मीली टाइप का, यानी बेसिकली गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, शांत और शर्मीली टाइप का, तो उसे बोलते हैं डिम्योर इंसान। डिम्योर मीन्स होता है ना, बहुत ही शांत और शर्मीली टाइप का, गंभीर टाइप का, उसे बोलते हैं। इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो मॉडेस्ट हो जाएगा, मीक हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ब्लशिंग हो जाएगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा। डाउन टू अर्थ बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। और हमें पता करना यहाँ पर एंटोनिम, यानी कि उसका अगेंस्ट में। तो एंटोनिम यहाँ पर कौन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, डिम्योर मीन्स होता है बड़ा ही शांत प्रिय इंसान, तो डिम्योर हो जाएगा। हम्बल जानते हो क्या होता है, बड़ा ही हम्बल होती है। और शाई भी जानते हो, क्वाई भी जानते हो, दोनों का मतलब ये होता है शर्मीली जो भी। 169 बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब फिर से अगेन आया फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। कह रहा है कि द सेल्समैन वॉज डैश ट्रेवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री। अब देखो सेंटेंस को समझिएगा, यहाँ पर वॉज यानी बी की फॉर्म दे रखी है और हमें ऑप्शन यूज करना है यूज टू के। अब हमें एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शन सी और डी नहीं होंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर यूज या यूज़ के कोई भी फॉर्म यूज की जा रही है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जा रही है। क्योंकि आपने जैसे कैसे पता चलेगा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई यूज़ व्हाट, जो वर्ब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करे या डिमांड करे उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यूज़ और यूजेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब यूज करेंगे जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा।
यहाँ पर हमें यूज्ड की फॉर्म यूज करनी है। तो अब हमें देखना है कि ए ऑप्शन यूज करें या बी ऑप्शन यूज करें। हमने तो आंसर मार दिया है, आप समझिएगा, लेकिन समझना अगर यहाँ पर गिवन सेंटेंस में स्टेटमेंट में वॉज ना दे रखा होता, आई रिपीट, अगर गिवन स्टेटमेंट में वॉज ना दे रखा होता तो आप आंसर यहाँ पर कौन सा मारते, बी बॉल, गॉट यूज टू, क्योंकि आगे ट्रेवलिंग दे रखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। बी यूज टू, बी यूज टू के बाद अगर कोई और बाकी फॉर्म आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, लेकिन सिर्फ यूज टू के बाद, यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की वी वन फॉर्म आती है, याद रखिएगा। यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की वी वन फॉर्म आती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट की एक स्टोरी को नरेट करता है। और दूसरा बी यूज टू कहने का मतलब है यहाँ पर बी की कोई फॉर्म, इज एम आर, वॉज वर, बी बीन, बीइंग, या फिर इसकी जगह पर गेट की कोई फॉर्म, तब हम लगाएंगे, तब उसके बाद यूज टू लिखेंगे, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज़ें याद रखिएगा। इस लाइन को दोबारा फिर से सुन लीजिएगा रिपीट करके। तो ट्रेवलिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है, जीरेंडल फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर जीरेंड दे रखा है, तो इसके पहले हमें बी यूज टू की फॉर्म लगानी पड़ेगी। और बी यूज टू पे में वॉच दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें यूज टू नहीं है, यूज टू हमारे ए ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, याद रखिएगा ना इस सेंटेंस को। तो यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो ए है, ए होगा। बी क्यों नहीं होगा, सी और डी क्यों नहीं होंगे, हमने सारा डिटेल में बता दिया है, फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा आप बढ़ा के, आगे पीछे करके। आगे बढ़ते हैं, 170 देखते हैं, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से अगेन हमें देखना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सबसे सही वर्ड जो सिलेक्ट स्पेल्ड किया गया है उसे हमें फाइंड करना है और आंसर अपना मार्क करना है। तो जो ऑप्शन है इसमें ए है, प्यूरिटैनिकल। अब प्यूरी सबसे पहले आपको होना चाहिए, प्यूरी मतलब प्योर उसे बोलते हैं। प्यूरिटैनिकल मतलब कि शुद्धतावादी, बिल्कुल प्योर डिसेंट टाइप का। प्यूरिटैनिकल पर्सन होते हैं, बड़ा ना बहुत ही शुद्धतावादी होते हैं, मतलब वो इधर उधर की बातें नहीं, शुद्ध साफ़ सुथरे रहते हैं, मन से, तन से तो रहते ही रहते हैं, मन से भी साफ़ सुथरे रहते हैं, उसे बोलते हैं शुद्धतावादी। तो तन से साफ़ सुथरे के लिए शुद्धतावादी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मन से साफ़ सुथरे के लिए आप शुद्धतावादी बोलते हो। तो प्यूरिटैनिकल का मतलब क्या होता है, शुद्धतावादी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो ये हमारा जो आंसर होने वाला है वो ए होगा। प्यूरी, अब आपको पता ना प्यूरी का मतलब क्या होता है, प्यूरीफाई, प्यूरी से बना है उसी से, तो प्यूरी हमारा जो हो जाएगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा। अब प्यूरी की स्पेलिंग ही किसी में सही नहीं है, एक में प्योर लिखा है, एक में प्रूरी लिखा है, एक में पीरू लिखा है, तो ये सारे वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना सही है, आप ये दिमाग आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय एग्ज़ाम के समय कितना अच्छा है। आप इधर उधर की बात तो नहीं सोच रहे हो, प्रीऑक्युपाइड तो नहीं हो, किसी चीज़ को लेकर डर तो नहीं है, इस चीज़ पर आप सब बातें डिपेंड करती हैं। नहीं तो ये वर्ड जो हैं बड़े ही ईजी हैं, इनमें कहाँ कुछ है, कुछ तो नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर पाया। प्यूरिटैनिकल का मतलब होता है शुद्धतावादी इंसान। मूविंग ऑन नेक्स्ट 171, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब इडियम। अगेन प्रोवर्ब इडियम आ गया, फिर से कह रहा है कि हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये हिट द नेल ऑन द हेड कहाँ से आया, सबसे पहले समझिए। डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। जब आपको कैसे पता चल जाएगा, हिट द नेल मीन जानते हो ना, नाखून होता है, और ऑन द हेड एकदम उसी पे, उसके नो पे मारते हो धड़ाक से। जब कोई ऑप्शन या कोई काम आपको अचानक, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, और अचानक से आप उसका आइडिया आ गया दिमाग में, या फिर उसका सोल्यूशन आपको पता चल गया कि हाँ ये ऐसे होगा, तो आप खड़ाक से ऐसे मारते हो, तो उसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि आपने सही से एकदम पकड़ लिया उसे। तो इस चीज़ को समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट रिलेट कर रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, यानी डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। जो ऑप्शन नंबर बी बॉल है, ये आपका आंसर होने वाला है। तो सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी जो करो वो सही तरीके से और सही समय पर करो, उसका मतलब यही होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी 172 से स्टार्ट करेंगे। अगला कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगेन फिल इन द ब्लैंक का है, बिल्कुल आसान पेपर आया है, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई टफ पेपर है। अगर आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जरूर कर पाएंगे। कह रहा है कि द थीप्स कैसा है, प्लूरल है, वर्ब पैसिव है। थीप्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। इक्विप्ड विद, सुसज्जित थे, यानी कि भरपूर थे। किस चीज़ से भरपूर थे, अब ध्यान दीजिएगा। द थीप्स वर इक्विप्ड विथ,
अब देखो डैश कीज़, कीज़ यहाँ पर नाउन है टू द सेफ, ठीक है, ताले के लिए। कीज़, कीज़ यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले कोई जनरली जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव ही होता है, आपको पता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव ही करते हैं जनरली ज़्यादातर केसेस में। कुछ एडवर्ब्स भी हमारे पास हैं जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो रेयर केस में है, यूज करेंगे, हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो नाउन वर्ड आ गया, कीज़ वर्ड आ गया, इसके पहले कोई एडजेक्टिव फॉर्म आएगा। अब हमें पता है ऑप्शन देखना है, ऐसे ही एग्जाम में कर लेंगे। डुप्लिसिटी हमें पता है टी वाई लास्ट में लग जाए तो फिर नाउन बन जाता है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। डुप्लिसिटी में से मतलब क्या हो जाएगा, डिसेप्शन, धोखा। डुप्लीकेट्स ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। एडजेक्टिव कैन नेवर बी अ प्लूरल, ठीक है, इन प्लूरल। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा डुप्लीकेट, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डुप्लीकेसी नाउन है, आपको पता है, सी वाई से एंड हो रहा हो तो भी हमारा नाउन होता है ज़्यादातर केसेज में। तो डुप्लीकेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो कि आपका आंसर होने वाला है। योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन, डुप्लीकेट एडजेक्टिव। तो द थीव्स वर इक्विप्ड विथ डुप्लीकेट कीज टू द सेफ। बड़ा आसान है, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, 173 देखते हैं। 173 में कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैज़ एन एरर। इन केस ऑफ नो एरर आंसर वुड बी फोर्थ। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, मतलब 3 पार्ट में एरर है, अगर नहीं है तो चौथा पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। ईच ऑफ दीज 3 रोड्स, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ईच यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता तो इसके बाद कोई नाउन दे रखा होता, जैसे मैं बोलूँ ईच बॉय, तो यहाँ पर बॉय नाउन हो गया, ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं बोलूँ ईच ऑफ दीज बॉयज़, तब यहाँ पर ईच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हमें पता है कि ईच जो वर्ड है ये 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज किया जा सकता है, पर्सन के लिए या थिंग के लिए, इस चीज़ को याद रखना आप। तो यहाँ पर हमें पता है 3 दे रखा है, सही है। ईच ऑफ दीज 3, अब रोड्स ये भी सही है। 3 है तो न्यूमरल प्लूरल है, हमारा जो न्यूमरल वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है तो 3 है, और 3 है तो फिर ये प्लूरल नाउन आएगा इसके बाद। तो ईच ऑफ दीज 3 रोड्स सही है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ईच है, क्योंकि 3 रोड्स तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रपोजिशन का, ऑफ का, और सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट की वर्ब नहीं आती है, वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट की आती है। ईच हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, सिंगुलर एक एक कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक, और एक एक के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। तो लीड सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये वर्ब V1 फॉर्म है, बेस फॉर्म है, लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं है। कोई वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब उसके लास्ट में या CS लग जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड्स हो जाएगा। अब आप कोई मत समझिएगा कि रोड्स यहाँ पर दे रखा है तो लीड्स कैसे होगा, क्योंकि रोड्स प्लूरल है। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है नाउन, वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और किसी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट की आती है, ऑब्जेक्ट की नहीं आती है। ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसीलिए वो सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट ईच बन रहा है तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक मतलब एक, एक एक मतलब एक एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एक एक करके दिया जाता है ना, उसे बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए वहाँ से बना है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये है हमारा, यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसके लिए ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और इसके लिए जो वर्ब कैरी करेगा वो लीड्स होगा, लीड नहीं होगा, लीड्स होगा, वर्ब की V1 फॉर्म होगी। तो जो एरर है वो पार्ट सेकंड में लाइज करेगी, एरर पार्ट सेकंड में है, लीड में नहीं होकर यहाँ पर लीड्स होना चाहिए था, याद रखिएगा। टू द रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही है। आगे 174 बढ़ते हैं। फिर से कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, कि चूज नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट का है, देखते हैं क्या है सेंटेंस। कह रहा है आई कॉलिंग। अब आपको बताना चाहिए कि आई कॉलिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉलिंग वर्ब की ING फॉर्म है, और वर्ब की ING फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, अगर किसी सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आई है तो इसका मतलब या तो वो जीरंड फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। यहाँ पर ये ना तो जीरंड का काम कर रहा है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो जो वर्ड दे रखा है 100% गलत है। तो सबसे पहले तो नो इम्प्रूवमेंट तो वाला ऑप्शन ही खत्म, डी ऑप्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट तो रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड दे रखा है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, और यस्टरडे जो पास्ट की बात करता है, पास्ट की बात करता है तो हमारा जो वर्ब होगी वो पास्ट का एक्शन होगा। पास्ट वर्ब वो सिर्फ किस में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ऑप्शन नंबर A क्यों नहीं होगा, वर कॉलिंग। आई वर कॉलिंग
हर ऑफिस एट 4 o'clock में उस 4 बजे से ऐसा कॉल कर रहा था, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा नहीं, ये लॉजिकल मीनिंग है। ये बात पिछले स्टडी की बात की थी कि उसने कॉल किया था, तो कॉल्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो कॉल नहीं होगा। तो वर कॉलिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट के कंटिन्यूस एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात जो हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की बातें हो रही है, स्टडी की बात की जा रही है, कल दोपहर की बात की जा रही है, कल दोपहर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम में उसने कॉल किया था। 4 बजे की बात कर रहा है ना कल, तो कल दोपहर 4 बजे की बात कर रहा है कि 4 बजे उसने कॉल किया था, कर रहा था नहीं, किया था। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट 175, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ता है, कह रहा है कि अगला फिर हमारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक का सेंटेंस है। अ डीजल कार इज़ यूजली, अब देखो अ डीजल कार इज़ यूजली, मोर हमारा यहाँ पर आ गया यानी कि एडजेक्टिव इसके बाद आएगा। दैन भी आ गया यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है एक डीजल कार में और पेट्रोल कार में। तो अ डीजल कार इज़ यूजली मोर, अब देखो मोर के बाद यहाँ पर जो आएगी वो एडजेक्टिव आएगा, दैन अ पेट्रोल वन। अब यहाँ पर हमें देखना ऑप्शन, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, बहुत ही, यानी कि कम ईंधन खर्चा करे और ज़्यादा माइलेज दे, उसे बोलते हैं किफ़ायती चीज़ें। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी ऑप्शन जो मैं देख रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। बी बॉल यानी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था होती है, ये भी नाउन है। इकोनॉमीज़ ये भी हमारा नाउन है, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी ए ऑप्शन है इकोनॉमिकल, जो कि एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किफ़ायती। अब ये जो सेंटेंस है, आप अगर आपको मीनिंग आ रही हो या फिर आप पेपर पढ़ते रहे हो तो ऐसे तुरंत कर लेंगे विद इन सेकेंड में आप। हाँ, जैसे देखा तैसे इकोनॉमिकल मार देंगे। अब इकोनॉमिकल कोई भी चीज़ आपके लिए हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कार के पर्पज़ में ही लगाएं। कपड़े भी इकोनॉमिकल हैं, किफ़ायती हैं, कि बुक भी किफ़ायती, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको फिजिबल है, आपके लिए अच्छी है, वो इकोनॉमिकल है आपके लिए। आप अच्छे दामों में कोई चीज़ आपको उपलब्ध हो गई है तो उससे वो चीज़ आपके लिए इकोनॉमिकल है, किफ़ायती है। तो ये आसान था, मुझे नहीं लगता इस टफ है। आगे बढ़ते हैं 176 में, देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन किया गया है कि ये पार्ट क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या ग्रामेटिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है, और ये तब पता संभव हो पाएगा जब आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी, हर एक वर्ड का पार्सिंग पता होगा, कैसे सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। यू कैन चेक इन, और सबसे पहले समझिए यू कैन चेक इन, चेकिंग का मतलब क्या होता है? अपने जब आप कहीं जाए एयरप्लेन या हवाई अड्डे पे, तो वहाँ पर आपको अपने आगमन की सूचना पर देनी पड़ती है, चीज़ ना। तो यू कैन चेक इन ऑनलाइन, आप ऑनलाइन तो अपने आप आगमन की सूचना दे सकते हो, बट लेकिन यू हैव टू डू इट, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? एटलीस्ट 4 hours, लगभग 4 घंटे पहले, बिफोर योर फ्लाइट, अपनी फ़्लाइट के पहले। तो ये अब जो बिफोर वर्ड दे रखा है, हमें पता है बिफोर वर्ड कंजंक्शन भी बनता है, बिफोर वर्ड प्रपोजिशन भी बनता है। अब कंजंक्शन और प्रपोजिशन में अंतर ये होता है कि प्रपोजिशन जो होता है वो वर्ड को रिलेट करता है, कंजंक्शन जो होता है वो वर्ड को ज्वाइन करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इस चीज़ को देखिएगा, तो प्रपोजिशन यहाँ पर वर्ड को रिलेट कर रहा है, योर फ्लाइट को कैसे रिलेट कर रहा है? और से। तो अब यहाँ पर जो वर्ड रिलेट करे वो वहाँ पर प्रपोजिशन कहा जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा, प्रपोजिशन बिफोर यूज, यहाँ पर बिफोर जो है एज ए प्रपोजिशन यूज किया गया। एक चीज़ और आपको बता दूँ, प्रपोजिशन जो होता है वो जनरली वर्ड को रिलेट करता है, लेकिन अगर उसकी जगह पर कंजंक्शन आ रहा होगा तो ज़्यादातर सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। यानी सेंटेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर बिफोर आया है और उसके बाद कोई सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस कहने मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी है, तो फिर वहाँ पर वो बिफोर प्रीपोजिशन ना होकर वहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ख़त्म हो गया था, इस टाइप से आपने सेंटेंस बहुत सुने होंगे उस टाइप का। तो वहाँ पर जो बिफोर है वो कंजंक्शन है, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड को रिलेट कर रहा है, योर फ्लाइट को रिलेट कर रहा है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नाउन फ्रेज को रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन होगा। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। एडजेक्टिव तो किसी हाल में नहीं हो सकता, वर्ब तो होता ही नहीं, नाउन भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है प्रपोजिशन का, और वही हमारा आंसर होने वाला है। मूविंग ऑन नेक्स्ट 178, सॉरी 177। 177 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड, हाँ गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, कोई टेंस फॉर्म की मतलब कोई वर्ड दे रखा है और उसकी सही से टेंस फॉर्म क्या होगी वो आपको पता करके बताना है और उसे फिल करना है। फिर कह रहा है कि दे डैश स्टे, स्टे की ही कोई फॉर्म हमें लिखना है यहाँ पर।
दे डैश स्टे इन द होटल नेक्स्ट 2 आवर्स। अब अगले 2 घंटे, नेक्स्ट 2 आवर्स यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है और कंटिन्यूस फॉर्म में है कि अगले 2 घंटे वो ठहरे, यानी वहाँ पर अगले 2 घंटे एक्शन हुआ, अगले 2 घंटे एक्शन हुआ और पास्ट का है, पास्ट के किसी समय की बात कर रहा है और वो समय रिप्रेजेंट, ऐसे समय रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वो दौरान एक्शन चालू था। तो एक्शन चालू था तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वर स्टेइंग। तो वर स्टेइंग आसान है, बिल्कुल आसान है। ये ऑप्शन क्यों ख़त्म है? ये ऑप्शन क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि हैव और हैज़ और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्टेइंग डायरेक्ट तो नहीं आ सकती है। वाज के बाद स्टेइंग यहाँ आ सकती थी बिल्कुल, लेकिन आपको पता है कि दे के बाद वाज कभी नहीं आता है, यानी दे कभी वाज को कैरी नहीं करेगा क्योंकि दे तो है प्लूरल और वाज है सिंगुलर। ये गलत हो गया। वर वाला सही ऑप्शन सी है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म दे रखी है, इसलिए गलत है। तो बड़े ही आसान पेपर आते हैं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, समझ में आ गई है और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, पढ़ा है, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर आपको कुछ कहीं डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है पेपर में, पूरे पेपर में कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, मुझे नहीं लगा। हालांकि अगर हम चाहते तो आंसर इसका विदिन 5 या 7 या 10 मिनट में कर सकते थे। आपको बताते थे, 10 मिनट का वीडियो बना देते थे, पूरे 50 क्वेश्चन के आंसर मार देते, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस केस में तो आप सिर्फ आंसर रटते, आपको तो पता है, ये सिर्फ पता होता कि ये आंसर इसका ये होगा, ये आंसर इसका इस होगा, तो इसका उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। उससे यही सिर्फ आपको पता चलता कि मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं, आप सीखते वहाँ से कुछ नहीं, क्योंकि हूबहू पेपर में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं। उससे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हूबहू तो रिपीट नहीं होते हैं जनरली। और इस चीज़ में देखिएगा, और यहाँ पर तो 85 क्वेश्चन है तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। 200, 250, 300 क्वेश्चन हो तो मान चलें कि हाँ 200, 300 क्वेश्चन पेपर है तो उसमें रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर कम नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर कम है, तो फिर रिपीटेशन का जो केस है बहुत ही रेयर हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, कहीं से कोई उठा के डाल दे, इस टाइप समझिएगा। तो इसलिए मैं आपको पेपर बहुत ही डिटेल में और आपको आसान तरीके से, आराम से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहता था कि एक ऑप्शन जैसे मैं बोलता दे, इसके बाद कौन आएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ना अपना दिमाग लगा पाते कि क्यों आया, और हम भी संतुष्ट नहीं हो पाते कि हम आपको बताएं नहीं अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, 178 देखते हैं। कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन पैसिव एक्टिव सेंटेंस। मतलब एक्टिव पैसिव, अगर एक्टिव दे रखा है तो उसका पैसिव ढूंढना है, पैसिव दे रखा है तो उसका एक्टिव ढूंढना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे फाइंड करें। द बुक बेकिंग डिलाइट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द बुक के बाद जो बेकिंग डिलाइट्स है, ये बुक का टाइटल है, याद रखिएगा, बुक की टाइटल है द बुक बेकिंग डिलाइट्स। इसको आप चाहें तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर सकते हैं। पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे जो एग्ज़ाम है वो स्मार्ट होते गए, वैसे वैसे ये सारे कॉमास ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्ज़ामिनर नहीं चाहता है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। हर एग्ज़ामिनर यही चाहता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हों इस चीज़ को। कोई भी चाहे, जैसे मैं ही एसटी का भी बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पेपर टफ लगे थोड़ा। क्यों टफ लगे? तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? उससे ये नतीजा निकलेगा कि आप दिमाग लगाएंगे। तो द बुक बेकिंग डिलाइट्स। अब हमें पता करना, अपना दिमाग लगाना है। कितनी एग्जामिनर के दिमाग से दिमाग खेलो, उसके दिमाग से खेलो। जैसे मैं कोई अगर बना रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी सेट बना रहा हूँ, तो आप मेरे दिमाग से खेलें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देख लिया कि लिखा है द बुक, फिर लिखा है बेकिंग डिलाइट्स। अब बेकिंग डिलाइट्स हमें समझ में आ गया ना कि ये हमारा टाइटल है, बुक का नाम है। द बुक बेकिंग डिलाइट्स वॉज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस। किससे पब्लिश की गई थी? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश की गई थी। वॉज के बाद और की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब पैसिव है। तो पैसिव है तो इसका हमें एक्टिव फाइंड करना है। अब देखो क्या पब्लिश की गई थी? द बुक बेकिंग डिलाइट्स किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। तो अब हम उठा लेंगे, पेंगुइन रैंडम हाउस ने क्या पब्लिश किया? पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश्ड द बुक बेकिंग डिलाइट्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। और कोई आंसर है ही नहीं, सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि वॉज पब्लिश्ड है यानी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म दे रखी है और हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसी का पैसिव फॉर्म वॉज वर्ब के साथ बनता है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश्ड द बुक बेकिंग डिलाइट्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट 179 सेकंड लास्ट है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारा है, कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। जो गिवन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होता है? टू किल द फेटेड कॉफ। व्हाट डू यू मीन बाय टू किल द फेटेड कॉफ?
अब इसको समझिएगा, ये एक ऐसी कहानी है जैसे कोई बिछड़ा हुआ इंसान जब वापस कई दिनों के बाद आता है ना, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए है उस टाइप से। जैसे कोई बिछड़ा हुआ इंसान काफ़ी दिनों बाद आता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी दिनों बाद आता है, ना बिछड़ा ना हो फिर भी काफ़ी दिनों बाद वापस घर वापसी होती है, तो उसके सम्मान में बहुत से पूड़ी पकवान, बहुत से तगड़ा खाना बनाया जाता है, उस टाइप से अच्छी से उसकी सेवा की जाती है। वही है सेलिब्रेशन टाइप का। टू किल द फैटेड कॉफ मतलब होता है टू प्रिपेयर अ लेविश सेलिब्रेशन। लेविश सेलिब्रेशन मतलब शानदार। ऑफन टू वेलकम समवन बैक फ्रॉम अ लॉन्ग एब्सेंस, मतलब काफ़ी लंबे समय का अंतराल, अगर कोई अंतराल के बाद अगर कोई घर वापस आ रहा है तो उसके सम्मान में हम जो सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं उससे बोलते हैं टू किल द फैटेड कॉफ। टू किल द फैटेड काफ, टू किल द फैटेड काफ, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट करना, किसी चीज़ को एंजॉय करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का भी और इस पेपर का। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, यानी RO 2020 का पेपर का हम लोगों ने पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये कह रहा है कि ये हमारा हम जंबल का है, पैरा जंबल का है। फर्स्ट में दे रखा है एंड वी डिसाइडेड, सेकंड में दे रखा है फ्लाइंग अप, थर्ड में दे रखा है अनन्या केम ओवर, और फोर्थ में दे रखा है बिकॉज हर्स वॉज। अब हमें पता है कि जब फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये सॉरी जो जंबल्ड होते हैं, इनमें एक स्टैंड एलोन सेंटेंस ढूंढना पड़ता है, यानी सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, मेन सब्जेक्ट कौन है। हमने बताया था कि जो स्टैंड एलोन सेंटेंस होगा जनरली किसी प्रॉपर नाउन से ही स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन आपको यहाँ पर तो आसानी से मिल गया, कौन सा, थर्ड नंबर अनन्या। अनन्या प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो अनन्या केम ओवर। अब अनन्या से ही स्टार्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। अगर हम देखें तो हम दिमाग लगाएं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आंसर मार देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान चलो कि आपका आंसर एक से ज़्यादा होते, यानी थर्ड कई 2 सेंटेंस से स्टार्ट होता, 3 सेंटेंस से स्टार्ट होता, तो फिर हम यहाँ पर पेयरिंग करते कि थर्ड के बाद कौन सा आंसर ऑप्शन आएगा। अब देखो अनन्या केम ओवर, अनन्या यहाँ आई, अनन्या आई, एंड वी डिसाइडेड, और हम लोगों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, टू यूज़ माई कार, टू यूज़ माई कार। क्यों, उसका रीज़न क्या था, बिकॉज, उसका रीज़न ये था कि बिकॉज हर्स वॉज, हर्स मतलब कि यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, यानी हर कार, माई कार मतलब मेरी कार, हर कार, हर्स मतलब हर कार, तो क्योंकि उसकी कार, यानी बिकॉज हर्स वॉज फ्लाइंग अप, क्योंकि उसकी जो कार है वो चली गई थी। फ्लाइंग मतलब कि ना जो बसों का आवागमन होता है उसे बोलते हैं फ्लाइंग करना, फ्लाइंग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। बिल्कुल आसान था, इजी था, इसमें कोई टफ नहीं था। तो हम लोगों ने रिव्यू ऑफिसर 2020 का, हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर का 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। आप इसे 1 या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी हो सके देखें, और की जो कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर नोट करें। आपको जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उनको ज़रूर नोट करें, जो जैसे मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ बताया हूँ, उस चीज़ को ज़रूर नोट करें और उस पर ज़रूर ध्यान दें, फोकस करें। आप प्रैक्टिस करते रहें, ज़रूर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश से डरें नहीं, इंग्लिश को डराएं, ये सही रहेगा। इंग्लिश से डरें नहीं, इंग्लिश को डराएं। इंग्लिश आसान है, मैं भी कह रहा हूँ, इंग्लिश बेहद आसान है, इससे आसान और कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इंग्लिश आसान है, बशर्ते आप इसे डरे नहीं तो आप अच्छा कर पाएंगे। देख लीजिए, ये हमारा एक स्कोरिंग पोर्शन होता है रिव्यू ऑफिसर में। अगर आप किसी की जीएस मजबूत है तो अगर उसकी इंग्लिश भी मजबूत है तो इसको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा रिव्यू ऑफिसर में। बहुत अच्छी जॉब होती है, हमारे काफ़ी कई स्टूडेंट्स और हमारे कई जानने वाले लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है। तो आप इस पेपर को रिवाइज़ करिएगा, वीडियो को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे 2019 का पेपर अगला सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में 2019 का सॉल्व कर लेंगे, जो ARO का होगा, क्योंकि इसका एक ही पेपर होता है ना। तो अब एक ही पेपर होगा मतलब कि इसका पेपर तो कई पैटर्न अलग अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 2020 का रिव्यू ऑफिसर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ARO का, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, उसमें भी 50 नंबर की इंग्लिश आती है। फिर 2018 वाला देख लेंगे रिव्यू, और RO वाला। ऐसे करते करते आपको 2016-15 तक जितना भी हो सका मैं एग्ज़ाम से पहले करा दूँगा। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट आई नहीं है, तो थोड़ा आप मतलब डिटेल में पढ़ते रहिए और रिवाइज़ भी करते रहिए, नई चीज़ें पढ़ते भी रहिए और रिवाइज़ भी करते रहिए। जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाए, नई चीज़ें पढ़ना बंद करिए, रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए पूरी तरह से। तो अब आज के लिए तो यहीं तक बोलूँगा मैं, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट किया करें, लाइक भी किया करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन के लिए ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली आपको अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।